बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने डिस्कस किया था इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। उसका पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल ये जो इंडियन ट्रेड, मैंने वो बताया था आपको कि इंडिया किस चीज़ का ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। कॉटन गुड्स जो थे प्रोड्यूस, जो यहाँ पे थे मटेरियल, कॉटन मटेरियल जो हैंडमेड मटेरियल था, वो उसका कारोबार करते थे। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश वालों ने वहाँ से मशीन मेड गुड्स बनाने शुरू किए, तो उन्होंने इस पे कुछ चार्ज लगा के अब इस ट्रेड को बंद करके, मैंने आपको स्टैटिस्टिकल डेटा भी बताया था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ से उनको रॉ मटेरियल देना शुरू कर दिया। और वो रॉ मटेरियल से ही जो ब्रिटिशर्स थे वो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स, और वो अब बाकी कंट्रीज़ के साथ साथ इंडिया में भी वो बेचते थे, क्योंकि उनको मार्केट चाहे था। आज हम देखेंगे कि और क्या क्या होता था इंडिया में, क्या क्या होता, किस चीज़ का कारोबार होता था, या ब्रिटिश ने क्या क्या किया इंडिया में जिससे उनको ग्लोबल सिस्टम जो था कि क्या हम कहेंगे कि साइलेंटली इंडिया जो था कि ग्लोबल जो सिस्टम था उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। दो कि इंडिया डायरेक्टली कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसके बाद भी उनके ही पैसे से या उनके ही चीज़ों से ग्लोबली वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा था और ट्रेड होता जा रहा था। तो अगर हम बात करेंगे ओवर 19th सेंचुरी, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे फ्लड इन इंडिया मार्केट, ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम था, ब्रिटिश कॉलोनीज यहाँ पे थी, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने अपना मार्केट यहाँ पे बनाया था। तो अब जो उनको चीज़ें चाहिए थी वो आराम से वो यहाँ से लेते थे। इधर उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जिस चीज़ का भी चाहिए था। तो मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, उनको इंडिगो चाहिए था कलर के लिए, वो भी यहाँ से लेते थे। उनको फूड ग्रेन्स चाहिए था, या कुछ और जो भी उनको चाहिए था बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, वो इंडिया से लेते थे, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजिंग। जो यहाँ से अब ये फूड ग्रेन्स बेचते थे, और रॉ मटेरियल मैंने आपको बोला था कि कपास, कॉटन जो है वो यहाँ से जाया करता था, और वहाँ से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। कहाँ पे? ब्रिटिश में। और ब्रिटिश वाले बाकी कंट्रीज में इसका ट्रेड करते थे। दैट मीन्स द मेन सोर्स ऑफ द ट्रेड जो था, इनडायरेक्टली हम कहेंगे तो वो कौन था? इंडिया था। लेकिन पैसा कौन कमाता? पैसा ब्रिटिश वाले कमाते थे, फायदा उनको ज़्यादा मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? ये जो ब्रिटेन ट्रेड हैड ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब क्या हुआ ट्रेड सरप्लस? ब्रिटेन वाले जो क्या करते थे, वो करते थे कि उनके पास जो था वो अगर यहाँ से 10 रुपए की चीज़ देते थे, लेकिन वहाँ से वो 100 रुपए की चीज़ बेचते थे। दैट मीन्स इंडिया कम यहाँ से इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट उसको ज़्यादा करना पड़ता था। उसको बेचना कम पड़ता था, लेकिन ख़रीदना उसको ज़्यादा पड़ता था। तो ये क्यों करते थे ब्रिटिश? क्यों ये सरप्लस सिस्टम क्यों करते थे? क्योंकि ब्रिटेन यूज्ड द सरप्लस बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज। क्योंकि क्या पता ब्रिटिश वालों को किसी और कंट्री के साथ ये सरप्लस एंड डेफिसिट मैं आपको ये बताऊंगा कि जब इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, जब आप देना जहाँ से आप जो बेचना चाहते हो वो कम बेचोगे और आपको ख़रीदना ज़्यादा पड़ेगा, उसी को बेचना ज़्यादा तो ख़रीदना कम, तो उसको बोलते हैं सरप्लस ट्रेड। लेकिन अगर आपको बेचना कम पड़ेगा और ख़रीदना ज़्यादा पड़े, उसको बोलते हैं डेफिसिट ट्रेड। सरप्लस और डेफिसिट, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसमें क्या करते, क्योंकि जो उनके बाकी कंट्रीज थे उनके साथ जो उनका सरप्लस डेफिसिट जो हुआ करता था ट्रेड, उसको उसकी वो भरपाई करते थे। तो उसमें क्या था कि ये जो ब्रिटिश वाले बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड किया करते थे, उनमें से उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी,
तो वो किन के साथ क्लियर करते थे? इंडिया के साथ उनको इंडिया में ही उनको ये क्लियर करना पड़ता था। तो आप हम कहेंगे कि इंडिया जो करता था, दे हेल्प ब्रिटेन इन बैलेंसिंग द डेफिसिट, जो डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हुआ करता था, तो इसमें इंडिया बहुत ही मदद करता था। इंडिया को खुद पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अनजाने में उनकी बहुत मदद होती थी। क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रिटिश वालों ने पूरा कब्जा जमा लिया था इंडिया पे। दैट वाज द रीज़न कि इंडिया मजबूर था कि उनको ये काम करना पड़ता था। अब आपको क्लियर हुआ कि डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस, सरप्लस ट्रेड एंड डेफिसिट ट्रेड, क्योंकि यहाँ से इंडिया से ज़्यादा चीज़ें वो कम चीज़ें लेते थे, लेकिन उनको वहाँ से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। मजबूर थे वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने में। तो ये ट्रेड डेफिसिट, और इससे क्या होता था? ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया आल्सो हेल्प्ड पे सो कॉल्ड होम चार्जेस। तो होम चार्ज मतलब क्या हो गया? जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स यहाँ पे थे ब्रिटेन से, कहाँ पे आते थे? इंडिया में आते थे। बाकी जो थे उनका जो ट्रेड, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो इंटरनल डेबिट एंड पेंशन, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ये सब कहाँ से निकलता था? इसी ट्रेड सरप्लस सिस्टम से। ये जो ट्रेड सरप्लस सिस्टम था, तो इसी से निकलता था। तो इंडिया के ही पैसे यहाँ पे खर्च किए जाते थे, लेकिन किन पे खर्च किए जाते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे। तो अब आप देखेंगे ग्लोबल सिस्टम पे क्या असर पड़ा था इंडिया का, मतलब इंडिया जो ट्रेड करता था, इंडिया ब्रिटिश के साथ डायरेक्टली ट्रेड करता था, लेकिन ब्रिटिश वाले ये ट्रेड बाकी कंट्रीज के साथ करते थे। इंडिया का मटेरियल बाकी कंट्रीज में जाया करता था। कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पे था। और लेकिन ग्लोबली जो ग्लोबल मार्केट जो था, वो इंडियन प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा था। तो ये आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने आपको कैसे बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि ब्रिटिश वाले सरप्लस और डेफिसिट ट्रेड को कैसे बैलेंस करते थे बाकी कंट्रीज के साथ। वो किन की वजह से होता था? इंडिया की वजह से होता था। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो, दैट विल बी इंटर वॉर इकोनॉमी। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।